everyone. I, Dr. Pratima Bhurian, MO Ayush Lucknow. I welcome you all at the platform of Ayurveda Medical Officers Educational Forum. Today we have a health talk on the topic COVID care from home. So as we all know, the pandemic is going on. So today we have our eminence speaker, Dr. Rajiv Kurele and Dr. Ranjan Visid. So, Dr. Rajiv Kurele, he is an associate professor in Faculty of Ayurveda in Uttarakhand Ayurveda University, and uh, he is doing research in drug quality and herbo-mineral drugs also. Or he is a eminent speaker, international speaker on various topics. And he has done his MD from Rishikul Ayurvedic Medical PG College in Bhasaj, Kalpana and Rasashastra. So I am giving his brief introduction of Dr. Rajiv Kurele. जो है जीवन का विज्ञान है और कहते हैं आयुषो वेदा आयुर्वेदा। कैसे अपनी आयु को बढ़ाया जाए, कैसे अपने लाइफ के स्पान को लंबा किया जाए, ये आयुर्वेद हमें सिखाता है। तो आज जो है इस महामारी के दौर में हम जी रहे हैं और विश्व का जो है हर चौथा व्यक्ति कोरोना से अगर कोई जो मरने वालों की संख्या है तो भारत का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया आज कोरोना से त्रस्त है, महामारी से परेशान है। मैं ये कह रहा था कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक जीवन की पद्धति है और इस जो महामारी के दौर में जहाँ सारी दुनिया त्रस्त है, सारी दुनिया जो है एक कोरोना के लिए प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाई। यद्यपि हमारे पास बहुत सारे टूल्स जैसे कि वैक्सीनेशन से लेके जो भी हम लोग कर सकते हैं सरकार के द्वारा, WHO के द्वारा, विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे पास संसाधन की कमी पड़ रही है। तो ऐसे में ये कि बहुत सारा दामोदार हमारे घर की चिकित्सा पर है, जिसको कहते हैं कि घर पर ही हमने मैनेज करना है एक तरह से। तो कैसे मैनेज करें, हमारी अप्रोच क्या हो, एक भारत सरकार का एक दिया हुआ सेट प्रोटोकॉल है, उसके साथ क्या हम आयुर्वेद की चीजों को जोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, ये सारे विषय चिंता के हैं जिसपे लोग आज देख रहे हैं आयुर्वेद की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना के दौर में जितने जल्दी ये आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको कोविड बीमारी है या नहीं है, उतने जल्दी आप खुद को सेव करेंगे और दूसरे को सेव करेंगे। तो इसीलिए जब तक रिपोर्ट का इंतजार मत करिए, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि रिपोर्ट का इंतजार मत करिए। आपको डे 1 से अगर आपको मामूली से भी सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, जैसे कि खांसी आना, जैसे कि जुकाम होना, जैसे कि थकावट होना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होना, आपको हेडेक होना तेज, ठीक है, तो आप भले ही वो फ्लू हो लेकिन आप उसको डे 1 से कोरोना मान लेंगे तो शायद आप जो है 10, 20, 25 लोगों को सेव कर पाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहला मैनेजमेंट है, सारी दुनिया का थंब रूल है कि तुरंत जो है सेल्फ आइसोलेट हो जाइए, लक्षणों को ऑब्जर्व करिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को दूर रखिए अपने से। और अगर घर में अगर एक आध कमरा स्पेयर में है तो उसके साथ करिए, और अगर नहीं है तो हर स्टेट गवर्नमेंट को जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है उनको आइसोलेट करने के लिए व्यवस्था कर रही है। तो पहला मैनेजमेंट है कि अपने आप को आइसोलेट करना। दूसरा मैनेजमेंट है कि अपने आप के सिम्टम को ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्व करने के लिए क्या है कि आपने डे 1 से ऑब्जर्व करके ऐसे नहीं कि बैठे रहना है, आपने डे 1 से उनकी प्रिवेंटिव केयर करनी है घर से ही। तो प्रिवेंटिव केयर में क्या हो सकती है, एक जो है अपने भारत सरकार का एक प्रोटोकॉल अभी चल रहा है, बहुत पॉपुलर है। उसमें क्या है कि डे 1 से हमने अगर बुखार है तो 650 mg का पैरासीटामोल लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई एंटीबायोटिक की जरूरत है तो आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एक गोली दिन में 3 दिन तक लेनी है। और अगर जो है बहुत ज्यादा अगर खांसी है, बहुत ज्यादा निमोनिया की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg सुबह शाम लेनी है। एक विटामिन सी के लिए लाइम सी या जो है टैबलेट सीलन लेनी है दिन में एक बार। इसके अलावा जिंक की गोली लेनी है, और इसके अलावा कैल्सीफेरॉल या कैल्शियम के पाउच लेने हैं। तो सारी दुनिया में ये मैनेज चल रहा है, और इससे हमसे हमारा इन्फेक्शन आगे ना बढ़े तो इसके लिए 2 बातें होती है। इन्फेक्शन 2 तरह से कैरी होता है, एक कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक एरोसॉल। ड्रॉपलेट
80-90% ड्रॉपलेट में ये जाता है, हमारे छींक से या हमारे जो है हाथों से या किसी भी माध्यम से जो वायरस के जो पार्टिकल हैं वो जमीन पर आते हैं या किसी चीजों पे लगते हैं, उनको जब हम हाथ से टच करते हैं तो कंटामिनेट होते हैं या डायरेक्ट हमारे सांस के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं। तो एरोसॉल जो है आजकल अभी एक लेटेस्ट अभी जो नए स्ट्रेन आए हैं वो एरोसॉल में भी 10-20% वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इसीलिए एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये रखना है होम केयर में कि डे 1 से ही आपने मास्क लगाना है और मास्क एक नहीं डबल लगाना है। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सिंपल मास्क होता है, इसको कहते हैं सर्जिकल मास्क। इसमें ऊपर की तरफ जो स्ट्रिप होती है इसको जो है लगा के प्रॉपर शेप भी देनी है ये। और अगर आप ऐसी कोई कंडीशन है तो निश्चित रूप से 2 लगाने हैं। सामान्य व्यक्ति 1 लगा सकता है लेकिन जिसको समस्या है उसको 2 लगाने हैं। और अगर थोड़ा-सा आप एफर्ट कर सकते हैं तो ये N95 मास्क आते हैं, इनको लगा सकते हैं। कई इस तरह से भी आते हैं, इनको लगा सकते हैं। ठीक है? और इसका अच्छा तरीका ये है कि आप जो है एक मास्क ये लगा लें। एक आपने ये लगा लिया। अब कई लोग ऐसे होंगे कि जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कपड़े के ऐसे बना सकते हैं। कुछ नहीं है तो ये गमछा है या साफा है, इसको जो है डबल लेयर बना के 3 लेयर बना के, उसकी वजह ये है कि जो पहले जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये 5 माइक्रोन से ऊपर का होता है, तो हमारे एक मास से रुक जाता है। लेकिन अब जो एरोसॉल के इन्फेक्शन है वो 5 माइक्रोन से नीचे होते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट है होम केयर का वो ये है कि अपने आप को बचाते हुए दूसरे को इन्फेक्ट होने से रोकना है। और जो इन्फेक्ट होंगे आपको पता चल गया तो आप तो प्रिकॉशन रखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों को बीमार कर सकते हो। और हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको लक्षण कम आ रहे हो, लेकिन हो सकता है घर में किसी बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उनकी इम्यूनिटी कम हो, तो हो सकता है वो उनके लिए घातक हो जाए। तो इसीलिए दूसरा इसका थंब रूल ये है कि कैसे भी अपने जो वायरस का जो आप इन्फेक्शन जो आप कैरी कर रहे हो उसके ट्रांसमिशन को रोकना और किसी भी कीमत पे रोकना। तो उसके लिए अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, उसको अपनाना, कड़ाई से पालन करना। और एरोसॉल के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक तरीका बताया, उसको जिंदगी भर अपनाना चाहिए। वो तरीका बताया अणु तेल का प्रयोग। अणु तेल मार्केट में मिलता है। अगर आप गांव में हैं, घर पे हैं, आयुर्वेद की कोई दुकान नहीं है तो एक दूसरा विकल्प है षडबिंदु तेल, आप उसको जो है ले सकते हैं। और तीसरा विकल्प है कि आप सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। कुछ नहीं मिलता तो आप नारियल का तेल लीजिए। लेकिन कोई भी अगर ऑयल रहता है तो ऑयल और पानी की दुश्मनी होती है, दोस्ती नहीं होती, बैर होता है। तो एरोसॉल का कंटामिनेशन जो ट्रांसमिशन है वो थोड़ा सा रुकेगा। और उसको लगाने का एक तरीका ये कि नाक में ड्रॉप डालें, तो नाक में ड्रॉप डालने पर लोगों को अनईजी लगता है। तो उसके लिए बेटर तरीका ये है कि उसको फिंगर में किसी भी पॉट में रख के फिंगर से डिप करके उसको सांस को खींचना है ऐसे। और इसको दिन में 3 बार करें कम से कम। तो इससे आपके जो एरोसॉल से जो ट्रांसमिशन हो रहा वो रुक जाएगा। फिर अभी मैं आपको एक सेट दिनचर्या बताऊंगा कि कैसे हमने इस दिनचर्या को पूरा करना है। पहले मैं बचाव के मूल मंत्र बता देता हूँ, फिर क्या औषधियां बना सकते हैं और घर में कैसे बना सकते हैं। आज हमारी जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर प्रतिमा जी और रंजन जी से बात हुई तो विषय ये था कि मार्केट में बहुत कुछ मिल जाएगा लेकिन घर में हम कैसे कर सकते हैं, घर में इस केयर को कैसे कर सकते हैं और जिसमें हमारी किचन में ही सारे काम हो जाएं। तो लगभग ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए। और दोस्तों आज सारी दुनिया जो है जो भी कर रही है ये वायरस का कंटामिनेशन है, सिर्फ सिम्टोमेटिक चिकित्सा कर रही है, सिम्टोमेटिक चिकित्सा कर रही है। तो हम भी एक सिम्टोमेटिक जो जो लक्षण आते हैं उनको आयुर्वेदिक विधि से कैसे हैंडल करना है वो और मॉडर्न जो प्रोटोकॉल बताए हैं आपके डॉक्टरों ने सजेस्ट करें उनके साथ पैरेलल आप ले सकते हैं। तो तीसरा जो चीज है वो अपने आप को केयर करने की है वो है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन के लिए क्या है कि जिस घर में भी ऐसा मरीज है उसमें कम से कम 3 बार जो है पोछा लगना चाहिए। पोछे में फिनाइल इत्यादि का कोई प्रयोग हो, डिटॉल का प्रयोग हो। और जो मरीज हो उसके कपड़े जो है बिल्कुल अलग रखे हों, गर्म पानी से उसको डिप कर
मुझे लगता है कई कुछ लोग नेटवर्क इशू। एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये तरीका है कि वो 5 लीटर पानी ले लें। 5 लीटर पानी करीब जो है जितने में कि पूरी डिप हो जाए नीम की पत्तियों को डाल के उसको अच्छे से उबाल लें, और लगभग 1/4 लगभग 1.25 लीटर से 1 लीटर जब आपका बचे उसको छान के एक बोतल में रख लें। तो इस पानी का जो कंसंट्रेट है, नीम का कंसंट्रेट, इसको आप जो है कोई भी एक बड़ी बाल्टी में 2 ढक्कन डाल के इसमें डिटॉल थोड़ी सी डाल दें, थोड़ी सी फिटकरी डाल दें। ये आपका एक सैनिटाइजर बन गया। जब भी कोई काम करें वॉश बेसिन के पास इसको रख दें और इससे जो है हाथ धोने के बाद इसको प्रयोग करें। तो आपका एक निरापद सस्ता एक घरेलू उपाय है जिसको आप घर में आजमा सकते हैं। तो सफाई बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग माने कोई भी आए उससे दूरी बना के रखनी है, कहीं भी जाना नहीं है। कोशिश करनी है कि जो भी आपने बात करनी, गवर्नमेंट ने ओपीडी के लिए भी ऐप बना रखा है, संजीवनी ऐप है उत्तर प्रदेश में, कई सारे और भी माध्यम हैं, ईमेल के द्वारा आपको, व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा, 104 नंबर के द्वारा, कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिनमें आप डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं पैरेलली। लेकिन इस बात के लिए परामर्श नहीं लेना कि डॉक्टर साहब मैं मास्क पहनूं कि ना पहनूं, डॉक्टर साहब मैं जो है दूरी बना के ना रखूं कि ना रखूं। अरे आज ये इस स्टाइल को एडॉप्ट कर लीजिए। डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आज फिट नहीं फिटेस्ट का जमाना है। आप अगर मास्क नहीं पहनोगे तो वेंटिलेटर का आपको मास्क पहनना पड़ेगा। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने वेंटिलेटर से बचना है तो मास्क को जरूर और अच्छे से पहनना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और सैनिटाइजेशन के लिए घर में ये करिए, और प्रॉपर जो है हैंड वॉश करिए, और घर में एक धूपन कर सकते हैं। धूपन जो है घर में, धूपन कुछ नहीं है, एक तरह का हवन है। घर में आपने देखा होगा धूनी देते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती धूनी देते थे पहले के जमाने में, लोग सही हो जाते थे। तो धूनी में क्या है, गुगुलू का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत ने राक्षस नाशक जो है कल्प बताए, कई सारे जैसे काश्यप ऋषि हुए उन्होंने माहेश्वर धूपन बताया। तो सारे सारे धूपन का अगर ऑब्जर्वेशन करें 15-16 औषधियां निकलती हैं, उनमें से एक कॉमन औषधि निकलती है गुगुलू। ये भूतग्न है। भूतग्न माने ऐसा नहीं कि ये कोई वैसी कोई बात कर रहा हूँ, भूतग्न माने एंटी माइक्रोबियल है। ये हमारे एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया और इनके लोड को खत्म करता है, कम करता है, कंटामिनेशन सैनिटाइजेशन को बढ़ाता है। तो गुगुलू का धूपन करना है, एक सफेद सरसों का धूपन करना है, चीड़ का धूपन करना है जिसको सरल बोलते हैं, देवदारू की लकड़ी का धूपन करना है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, हर घर में जो है अड़ोस पड़ोस में आम मिल जाएगी, आम के पत्तों को जलाइए, नीम के पत्तों को जलाइए, बेल के पत्तों को जलाइए। यूपी में जो है यूकेलिप्टस के पेड़ मिल जाते हैं, नीम फण, इनके पत्तों को जलाइए, और जलाने के साथ बढ़िया सी खुशबू आए तो इसमें लोबान डाल दीजिए, इसमें राल डाल दीजिए, इसमें जो है आप कपूर डाल दीजिए, इसमें लौंग डाल दीजिए, और देसी घी डाल दीजिए। गाय के उपले का कंडा प्रयोग करेंगे तो और ज्यादा माइक्रोबियल होता है। और ये सब बातें कपोल कल्पित नहीं है, इन पे काफी ज्यादा रिसर्च वर्क हो चुका है। बस आपने इसको मानना है, इस लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करना है। ठीक है, तो ये सैनिटाइजेशन और धूपन का प्रयोग करना है। फिर बात आती है कि घर में जैसे ही हमें पता चला कि हमें कोविड के लक्षण हैं, तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि रिपोर्ट आ गई तब हम जब आज रिपोर्ट देंगे, क्योंकि सिस्टम ये है आज रिपोर्ट देंगे 5 दिन बाद आपको, हो सकता है 4 दिन बाद आपको मिले, आरटीपीसीआर कराएंगे, हो सकता है आपको और भी देर में मिले। तो तब तक तो जो है आप या तो सही हो जाओगे या आईसीयू में पहुंच जाओगे। तो आपको पहले दिन से ही आप अगर सजग रहो, अगर प्रॉपर हो गई तो आपके सारे के सारे मतलब आईसीयू में पहुंचने की नौबत नहीं रहेगी। आप जैसे ही आपको लगा कि फटीग हो रही है, कमजोरी हो रही है, थकावट हो रही है, कुछ हो सकता है बुखार हो ना हो, आप इस डाउट में मत रहिए कि मुझे जुकाम है, आप कोविड मान लीजिए। और सबसे पहले तुरंत ही समसमनी बटी, सनसमनी बटी, सनसमनी बटी, गिलोय घन बटी को भी कहते हैं, और गुड़ची के कैप्सूल भी ले सकते हैं, अलग से गिलोय का पाउडर भी ले सकते हैं। तो सनसमनी बटी अगर आप डाउटफुल है तो 2 गोली सुबह शाम खा लीजिए। अगर रिपोर्ट कंफर्म आ गई तो 2 गोली दिन में 3 बार खा लीजिए सुबह शाम। इसी तरह अगर आपको कोई बुखार के लिए और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि संजीवनी बटी है, उसको ले सकते हैं आप। ठीक, लेकिन इसको जो है डॉक्टर से थोड़ा पूछ के लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शेड्यूल ई के ड्रग होते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको वो नहीं बताया। आप गुड़ची घनबटी को आप बिल्कुल ले सकते हैं, निरापद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप डे 1 से ले सकते हैं। इसके साथ ही जो है
अगर आपको पाउडर लेना है तो आपके पास एक चॉइस आती है महासुदर्शन चूर्ण। महासुदर्शन चूर्ण बहुत ही हर आयुर्वेदिक दुकान पे लगभग लगभग मिल जाता है। इसको 1 चम्मच गुनगुने पानी से सुबह शाम आप ले लीजिए, ठीक है। और अगर इसमें अगर आप गोदंती भस्म डाल देंगे, गोदंती शुद्ध गोदंती कहते हैं शरद इंदु निर्मलम, बहुत जो है ठंडी होती है, शीतल होती है, पित्त शामक होती है, और ये एक ऐसी भस्म है कि इसके सारे लक्षण कोविड में फिट हो जाते हैं। रंजन जी, इसके सारे लक्षण फिट हो जाते हैं। ये काश नाशक है, श्वास नाशक है, पित्त नाशक है, ज्वर नाशक है, फटीग को खत्म करता है, अग्नि को बढ़ाता है, शीतल है, ठीक है, और आपके जीर्ण ज्वर को खत्म करता है। तो और इसकी डोज भी ज्यादा दे सकते हैं। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि आयुर्वेद का पैरासिटामोल है, एक ये आयुर्वेद का पैरासिटामोल है। तो आप जो है कोई भी चूर्ण हो, अगर आपको खांसी खाली बुखार है तो सुदर्शन चूर्ण में 50 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम शुद्ध गोदंती डाल लीजिए। अगर आपको साथ में खांसी आ रही है और आप थोड़े गुस्सैल हैं, आपको पसीना ज्यादा आता है, आप बहुत ज्यादा जो है पित्त नेचर के हैं, आयुर्वेदिक आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे तो बता देगा, तो आप बता देंगे वो, तो आप सुतोपलादी चूर्ण के साथ 10 ग्राम 50 ग्राम सुतोपलादी चूर्ण 10 ग्राम गोदंती ले लीजिए। अगर आप जो है बात कफज नेचर के हैं तो ताली शादी चूर्ण आता है, जिसमें बुखार भी हो, खांसी भी हो, तो 50 ग्राम ताली शादी चूर्ण, 10 ग्राम शुद्ध गोदंती चूर्ण, और सुबह शाम आधी चम्मच जो मसालदानी में एक छोटी सी चम्मच होती है, तो उसमें थोड़ा ले लिया लगभग 2 ग्राम की मात्रा में, और अगर बच्चे हैं तो उसका 1 ग्राम की मात्रा में ले लिया और सहज से चाट लिया इसको। और अगर मान के चलिए किसी की सांस फूल रही है, डे 1 से ही उसकी सांस फूल रही है, तो आपके पास एक विकल्प और है, वो है श्रृंगादि चूर्ण। श्रृंगादि चूर्ण में इसमें कचूर है, इसमें आपकी त्रिकटु है, इसमें नागरमोथा है, श्रृंग है, श्रृंग से जो है खांसी बहुत जल्दी सही होती है। तो आप श्रृंगादि चूर्ण एक आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर तीनों में से लेना जरूर है और इसका किसी भी औषधि के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, अगर आप एलोपैथिक कोई अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ ले रहे हैं तो आधा घंटे का अंतर करके आप ये दवाई ले सकते हैं। और अगर आपको बलगम आ रहा है, बलगम ज्यादा आ रहा है, बलगम है, तो एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक एंटीसेप्टिक होता है एक तरह से, जिसको कहते हैं शुद्ध टंकण। इसको टंकण भस्म के नाम से मार्केट में मिल जाता है, और इसको जो है तो ये कफ निस्सारक का काम करता है, पित्त शामक भी होता है, प्रतिदूषक होता है, विषयों को खत्म करता है। और आयुर्वेद में जब भी कोई शरीर में टॉक्सिटी उत्पन्न होती है तो टंकण से दूर करी जाती है। तो वायरस एक तरह से जितने भी टॉक्सिन्स रिलीज करता है बॉडी में, ये टंकण ही खत्म करता है, तो इसीलिए टंकण को भी टेक्निकली दिया जा सकता है। अब मान के चलिए ये तो सामान्य की बात हो गई। अब स्टेज 2 में किसी को ज्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज्यादा उसको हेडेक हो रहा है, सर आंखों से पानी निकल रहा है, और उसको लग रहा है कि अब खांसी कंट्रोल नहीं होगी, दम निकल जाएगी, इस तरह से कंजेशन शुरू हो जाता है ना, होता है ऐसा। तो फिर हमारे पास क्या है, रस औषधियां हैं। पहली फर्स्ट लाइन क्या है, सिंपल हर्ब बेस्ड औषधियां, फिर रस औषधियां। रस औषधियों में हमारे पास एक से एक है। आज बड़े कहना चाहिए आयुर्वेद जो है इस काल में बहुत अपॉर्चुनिटी रही, और आयुर्वेद के वॉरियर ने दिन रात जो मेहनत करी है इस महामारी में, उसको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और हमारे जैसे रंजन जी और प्रतिमा जी जैसे ऐसे हजारों वॉरियर हैं जो दिन रात एक करे हुए हैं, और अपनी ड्यूटी के अलावा सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मीडिया बंधुओं को मोटिवेट करते हैं सभी को। तो ये बहुत बड़ा एक काम है। तो जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ गिलोय और 1-2 मेडिसिन पे ही सिमट के रह गया, जबकि आयुर्वेद में 30-35 हजार तो फार्मूले हैं। ड्रग एक्ट में 57 तो शेड्यूल फर्स्ट की बुक है, और उन बुक्स में किसी में 1000 फार्मूले, किसी में 1500 फार्मूले, ऐसे 30-35 हजार फार्मूले हैं। और रस शास्त्र तो ऐसी संपदाओं से भरी पड़ी कि पूछिए नहीं। लेकिन फिर भी जो है अगर आपको कुछ औषधियां सिलेक्ट करनी हो तो इसमें नंबर 1 पे आती है आपकी लक्ष्मी विलास रस, नारदीय। और अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो स्वर्णयुक्त। इसी तरह अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा आप जो है सब चीज कर चुके हैं, किसी चीज का आपके पास कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को, क्योंकि ये चिकित्सक ज्यादा देख रहे हैं, आम आदमी इसको नहीं देख रहा है, तो मैं अपने चिकित्सक बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर झांकिए, बहुत कुछ भरा है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में इतनी संपदा भरी है कि आप देखिए कि सारी दुनिया सब जय जयकार हो जाएगी आयुर्वेद की। क्या करना है आपने, आपने लक्ष्मी विलास रस नारदी, एक चॉइस है आपके पास लक्ष्मी विलास रस स्वर्णयुक्त, बसंत मालती रस,
अगर आप जो है मान के चलिए आपने एफकॉलिन लगा लिया, डेक्सामेथासोन लगा लिया, आपने जो है सारे टीके लगा लिए, रेमडेसिविर लगा लिया, आप जो है तब भी आपका कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्तों आयुर्वेद में भी बहुत कुछ है, आप विकल्प देखिए। मरीज को हमारे यहाँ कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि अगर असाध्य बीमारी है तो हम छोड़ देंगे। अंतिम समय तक, मरते दम तक हमने जूझना है, लड़ना है, तो हमारे पास विकल्प है, हम उन पे देख सकते हैं अपनी दक्षता से, अपनी युक्ति से। महर्षि चरक ने कहा है कि विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, तत्परता से क्रिया करनी। क्रिया क्या क्या कहते हैं? धातु साम क्रिया प्रोक्ता तंत्र प्रयोजनम, क्या भी अभी जायन्ते शरीर धातु समा, सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विज्ञान मतलब। मतलब चिकित्सा वो है धातुओं को सम करना। हमारे यहाँ वायरस को मारना चिकित्सा नहीं है, बैक्टीरिया को मारना चिकित्सा नहीं है। हमारे यहाँ चिकित्सा क्या है? धातु साम क्रिया प्रोक्ता, सा क्रिया भी अभी जायन्ते शरीर धातु समा। तो ऐसे कर्म को चिकित्सा कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म को भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हमें करना चाहिए। बहुत सारे विकल्प हैं। किसी की सांस फूल रही है तो आप बेशक जो है, अगर आपके पास विकल्प है, आप डेक्सामेथासोन दीजिए, डेरिफाइलिन दीजिए। हैं आज दोस्तों, आज सारी दुनिया में आपको मैं एक अलग बात कह रहा हूँ, उस पर भी विचार करिए। आज आइवरमेक्टिन जो है 12 सबको प्रोटोकॉल में दी जा रही है। अगर आप साइड इफेक्ट पहले ही गूगल करेंगे तो आपको ब्रीदिंग बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी। तो जिसका बहुत सारी चीजों के इंजेक्शन, रेमडेसिविर के बारे में एम्स के डायरेक्टर से लेके बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बोल चुके हैं कि उसके भी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन फिर भी उसको दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है, आपकी स्किल कहती है, आप दीजिए, मरीज के हित के लिए हमारा सारे प्रयास सर्वोपरि है। लेकिन आयुर्वेद में भी बहुत कुछ है, उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो मेरा अप्रोच ये है कि आयुर्वेद में झांकिए। तो आयुर्वेद में आपके पास समीर पन्नग रस है, आपके पास कास कुठार रस है। और अगर आप बिल्कुल सब कुछ खड़ा हो जाए, मतलब हाथ खड़े कर दें, हम सरेंडर कर दें, और मरीज फिर भी जो है काल की ग्रास की तरफ बढ़ रहा है, तो आपके पास त्रिलोक चिंतामणि है, श्वास काश चिंतामणि है। तो हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। मेरा आप सभी को ये संदेश है कि आप जो है, अगर कभी ऐसी बात आए, जूझना पड़े, तो अंतिम सांस तक मरीज के लिए हमने प्रयास करना है, और भगवान को याद करके अपनी पूरी दक्षता और पूरी अपनी विद्वता को लगा देना है। महर्षि चरक ने कहा है, आप अगर आप पढ़ेंगे तो सारा, इससे बड़ा दुनिया में कोई दर्शन नहीं। इन्होंने कहा कि मरीज की मन आत्मा में शास्त्र के प्रकाश से, जैसे टार्च से कहीं देखते हैं ना अंधेरे में, ऐसे देख के चिकित्सा करिए। तो जरूरी नहीं कहीं चिकित्सा लिखी हो, लेकिन सूत्र जरूर लिखा होगा। चरक ने स्वयं ही कहा है कि समय के साथ साथ नए नए रोग आते रहेंगे, सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा। सिद्धांत क्या रहेगा? धातु साम क्रिया प्रोक्ता, धातुओं को साम करना है। धातु को साम कैसे करेंगे? औषधियों से, अपने तप से, जप से। हमारे यहाँ 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्तावजय। लेकिन हम अभी युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा की बात करेंगे, दिनचर्या की बात करेंगे। एक हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी एक चिकित्सा है। आज कहते हैं गर्म पानी पीना है उष्णोदक, और लोग चलते फिरते जैसे किसी को सलाह देना एक शौक बन गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत सलाह भी चली जाती है। लेकिन आयुर्वेद में जो ऑथेंटिक चीजें हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ लिखा है, श्लेष्म बात मेतग्नो बस्ती शोधन दीपनम काश ज्वर श्वास ज्वर हरम पीतम उष्णोदक निशी। मतलब रात के समय अगर गुनगुना पानी अगर हम पीते हैं, उष्णोदक पीते हैं, तो हमें एक तो हम मोटे नहीं होंगे, हमारा बस्ती माने किडनी शुद्ध रहेगी, हमारा मेद धातु नहीं बढ़ेगी, हमारा काश नहीं होगा, श्वास नहीं होगा, और हम फिट रहेंगे। तो अगर इतनी बड़ी बात आयुर्वेद में लिखी है, तो क्यों हम पालन नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसको जो है उष्णोदक का प्रयोग करना है। और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है, अगर आप कोविड के मरीज हैं और आपको जो है आइसोलेशन में है, तो आप जो है दिन में 3 बार पानी को गर्म करिए, और गर्म करके उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी फिटकरी डाल के गरारे करिए, अगर आप कोविड में हैं, आइसोलेशन में। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, कोरोना वॉरियर है, बाहर आपको एक्सपोजर हो सकता है, तो दिन में 1 बार कराइए। और बच्चों को, अगर घर में किसी को नहीं है, तब भी बच्चों को 1 बार जरूर कराइए, और मरीज है तो 3 बार कराइए। और अगर किसी की सांस फूल रही है, बार बार परेशानी आ रही है, तो उसके लिए क्या है कि आप जो है एक पोटली बना लीजिए। पोटली में रुमाल की एक पोटली बना लीजिए, साफ सुथरे रुमाल की, उसमें आधा चम्मच अजवाइन, 5 से 7 जो है लौंग डाल दीजिए, और
2 से 5 कपूर की टिकिया डाल के उसमें एक नोट लगा लीजिए और विक्स इनहेलर जैसे आती है मार्केट में उसी तरह सूंघते रहिए, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है तो मास्क के अंदर ही पोटली बना के ऐसे रख सकते हैं। फिर कई बार किसी को निमोनिया बढ़ जाता है, कई बार जो है कोविड के लक्षण बढ़ने लगते हैं और इम्यूनिटी काम नहीं कर पाती है तो लक्षण बढ़ने लगते हैं, बढ़ते हैं तो हमने भी मैनेज करना है। तो घर में क्या कर सकते हैं कि पहले तो 4-5 दिन तक हमने देखना है, अगर किसी की ऑक्सीजन लेवल 98 है, 97 है, 94 तक है तब घर में ही मैनेज करना है। इससे कम है तब डॉक्टरों को फोन करना है कि सर मैं क्या करूं, वो फिर आपको गाइड करेंगे, एम्बुलेंस भेजेंगे, जो भी है वो मैनेज करेंगे। तो इससे पहले क्या है कि सेंधवादी तेल आता है, ब्रज सेंधवादी तेल, ब्रज सेंधवादी ना हो तो आप सिंपल सरसों के तेल में अजवाइन डाल दें, लहसुन डाल दें, उससे पका लें। तो उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के आप छाती पे मालिश करें, पूरी छाती पे मालिश करें तो आपके जो निमोनिया की वजह से जो कंजेशन है उसमें रिलीफ मिलता है। और अगर उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लेंगे तो आपको सांस लेने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह जो है और भी चीजें आती हैं, अगर जैसे हमने जो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम उनके यहाँ क्या देते हैं, पाउच देते हैं, कैल्शियम के पाउच, कैल्सीफेरॉल के। तो हमारे यहाँ जो है विकल्प क्या है, बहुत ही अच्छे विकल्प हैं हमारे यहाँ। गोदंती अपने आप में विकल्प है, आप गोदंती दे ही रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं मूंगा की पिष्टी, प्रवाल पिष्टी जिसे कहते हैं, ये हमारे जब ज्यादा ताप की वजह से जो डिलेरियम हो जाता है, हमारा अवसाद हो जाता है, मानसिक रूप से हम परेशान हो जाते हैं, प्रज्ञा खत्म होने लगती है, उसमें मदद करती है। इसी तरह जो है हमारे पास अगर जिंक के लिए कहा गया, जिंक की हम 50 mg की गोली देते हैं, तो इसमें हमारे पास विकल्प क्या है, एसद भस्म, एसद भस्म है, खरपर भस्म है, इनको दे सकते हैं। ये स्वेटिंग से लेके सारे हमारे जो को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसी प्रकार एक और प्रोटोकॉल है एलोपैथिक का, वो प्रोटोकॉल है विटामिन सी, जाइम सी देना या लाइम सी देना या सीलिन टैबलेट देते हैं 500 mg। तो आयुर्वेद में जो है आम्लिकादि रसायन है, आप उसको ले सकते हैं, आंवले का जूस पी सकते हैं, आप जो है सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप जो है घर में, हर घर में नींबू होता है, आप नींबू की खूब सलाद सवेरे शाम लीजिए, प्याज और नींबू की सलाद लीजिए उससे। लेकिन जो है ये बात ना सोचिए कि हमने प्याज खाया जो जिस तरह से ये फर्जी मैसेज चलते रहते 3 दिन में ये कोरोना भाग जाएगा, ये कुछ ही नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है बस, किसी को भगाना नहीं है, किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, अपनी लकीर बड़ी कर देनी। हमने वायरस को ना मारना है ना वो मरेगा, आपकी बस इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पर जैसे जो जुकाम हो गया है अगले कुछ सालों में ऐसे ही हमारे लिए कोरोना हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा फेज है इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडीज के जनरेशन के लिए हमने मानसिक रूप से सफल होना है। इसके अलावा कुछ और विकल्प हैं, अगर हमारे पास गिलोय सत्य मिल जाए तो गिलोय सत्य जो है ज्वर के लिए रामबाण औषधि है, अगर असली हो। अगर मैंने इसलिए लगाया कि वो हमारे डॉक्टर मित्र समझ गए होंगे, तो अगर आप खुद बना सकते हैं तो इससे एक मतलब एक सिंगल शॉट औषधि है, अगर आप खुद बना सकते हैं तो ज्वर उतरने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। इसी तरह अगर किसी को खांसी हो रही है तो आप लवंग आदि बटी खुद ही बना सकते हैं। लवंग अगर आप नहीं बना सकते तो घर में लौंग तो हर घर में होती है, आपने लौंग की शेप देखी है, गले जैसे गले की वो होती है ना उस तरह से उसका वो रहता है रॉड नीचे। तो लौंग को चूसना है अपने, लौंग को जो है अगर आप जो है पाउडर कर लीजिए, पाउडर करके उसको जो है मिश्री से शहद से उसके पाउडर को 2-3 बार चाट लें तो आपको खांसी में मदद मिलेगी, इसमें कुछ भी नहीं। अगर आपको जो है सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप जो है पानी गर्म करिए, पानी में आप जो है ताजे पुदीने की पत्ती डाल दीजिए, थोड़ा सा काला जीरा डाल दीजिए, अगर नहीं है तो अजवाइन डाल दीजिए, कुछ नहीं है तो थोड़ा कपूर डाल दीजिए और उसको सूंघिए, और कुछ नहीं तो गर्म पानी से ही भाप लीजिए। तो एक तरह का ये नेबुलाइजर का काम करता है। इसी तरह एक लवंगादि बटी हमारे यहाँ बताई, इसमें क्या है कि तुल्या लवंग मरचा अक्षफला त्वचम, यानी कि एक भाग जो है मरीच, एक भाग लौंग, एक भाग बहेड़ा, इनका चूर्ण करें और 3 भाग खदिर सार माने कत्था, इनको घोंट लें और बबूल की भावना दे दें। बबूल की भावना देके ये एस्ट्रिंजेंट होता है, गले की सारी खांस खत्म करता है, लवंग आदि चूसने के लिए। घर पे भी बना सकते हैं, जरूर थोड़ी बटी बनाए, आप पाउडर बना के चूस लें। आप जो है खदरादी बटी ले सकते हैं, खदरादी बटी 2 तरह की होती है, मुख रोग अधिकार, काश रोग अधिकार, आपने काश रोग अधिकार लेनी चूसने के लिए। अगर आपको अनिजी लग रहा है, भूख नहीं लग रही है तो आप चित्रकादी बटी चूसने के लिए ले सकते हैं। अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो आप जो है लक्षणादी बटी ले सकते हैं।
अगर आपको जो है एसिडिटी हो रही है तो जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या किसी भी एंटीबायोटिक लेने के बाद हमारे फ्लोरा गड़बड़ हो जाते हैं, कई सारे हमारे पास दिन भर फोन आते रहते हैं, तो आयुर्वेद में अभिपत्तिकर चूर्ण है, आप उसको दे सकते हैं। और अभिपत्तिकर चूर्ण में अगर और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप कामधुदा रस उसमें मुक्तायुक्त मोती पुष्टि वाला डाल दें तो एकदम बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगर कोई पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो स्वर्ण सूक्तेकर रस की 50 ग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण में 5 ग्राम कामधुदा रस और 10 गोलियां स्वर्ण सूक्तेकर रस की, ये आप देख लीजिए। अजीर्ण से पुराना जो है रोग ऐसे भागता है चुटकियों में। बस आयुर्वेद पे श्रद्धा की, विश्वास की और समर्पण की जरूरत है। क्यों रंजन जी, एम आई राइट सर? डेफिनेटली, श्योर। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे विकल्प हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि हर्बल टी जो है बहुत बढ़िया विकल्प है। अभी आयुष काढ़े पे भी आऊंगा। इसमें क्या है, आयुष नाम कहते हैं, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, छठवीं पैथी जोड़ी है सुहा रिप्पा, इनके एवरेशन को आयुष कहते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने एक सम्मान दिया फार्मूला, और ये आप लोगों को रंजन जी पता नहीं होगा, ये आयुर्वेद प्रकाश में लिखा हुआ है बहुत पहले। मैं पुरानी किताबें पढ़ रहा था कोरोना के चक्कर में कि कहीं से ढूंढूं कुछ, तो आयुर्वेद प्रकाश में बिल्कुल सेम फार्मूला मिला मुझे। और इसमें क्योंकि हमें ऑथेंटिसिटी भी चाहिए कि ये कहाँ लिखा है शेड्यूल बुक में, तो वहां पे लिखा हुआ है। और बहुत बढ़िया फार्मूला, इसको बनाने की विधि बड़ी उत्तम है। 40 ग्राम तुलसी लीजिए, 20 ग्राम आप जो है दालचीनी लीजिए, 20 ग्राम सौंठ लीजिए, 10 ग्राम काली मिर्च लीजिए, इसको दरदरा कूट लीजिए, जौ कूट लीजिए। दरदरा माने जौ की तरह, आधा चावल होता है ना जैसे टूटे हुए चावल, उस साइज का आप बना लीजिए। और इस सारे पाउडर की आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पका लीजिए। जब आधा 1 कप रह जाए, इसमें आप जो है अपने स्वाद अनुसार, चाहे तो अगर आप शुगर फ्री लेना है तो मुनक्का डाल लें, अगर आप जो है मीठा पीना चाहते हैं तो मिश्री डाल लें, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और गुड़ का टेस्ट पसंद है तो आप गुड़ डाल लें, और अगर आप जो है इन सबको पसंद नहीं करते तो लेमन डाल लें, और कुछ नहीं तो आप ऐसे ही पी लें। और अगर आप जो है थोड़े अरेंज कर सकते हैं, ग्रीन टी कहीं आपके घर में हो या ऑनलाइन कहीं मंगा सकते हो, आसपास मिल जाए, ग्रीन टी डाल लें। और अगर आप पहाड़ पर रहते हैं थोड़ी सी लेमन ग्रास डालें। इतना वंडरफुल फार्मूला है। सवेरे शाम आप चाय की चुस्कियां लीजिए और अपने कोरोना को भगाइए। ठीक है, इसी तरह जो है अब बहुत सारे विकल्प हैं, जरूरी नहीं यही है। आपके पास अश्वगंधा मिले आप उसको डाल दीजिए। अगर सांस की परेशानी है तो बाबा रामदेव का एक श्वासारी वाला आता है फार्मूला, तो उसमें क्या है, मुलेठी होती है, उसमें कचूर होती है, उसमें जो है आप सौंफ डाल सकते हैं, नारंगी डाल सकते हैं, तितली डाल सकते हैं। तो स्किल से, युक्ति से हर चीज औषधि बन सकती है घर में, हर चीज। जब हमारे यहाँ पानी के लिए इतने बड़े बड़े श्लोक लिखे हैं, तो आप देखिए औषधियों की क्या विसात है। औषधियां तो साक्षात जो है धन्वंतरी जी के, आप फोटो को देखिए, जब भी कोई परेशानी है आपको जो है धन्वंतरी जी को याद करिए। आज आधी बीमारी तो मानसिकता से खत्म हो जा रही। आज मरीज को कोविड होता नहीं, पहले वो कहता है कि डॉक्टर साहब वो ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, कहाँ मिलेगा। हमने कहा भैया क्या समस्या है, ऑक्सीजन कितनी है, वो तो सर 99 आ रही है, लेकिन जरूरत पड़ गई तो। मतलब आप देखिए माइंडसेट। और ये बात जो है चरक ने लिखी है, चरक ने लिखी है कि बार बार नियत समय पे वेग की चिंता करना और उसके बारे में क्लेश करना, ये भैद ज्वर के लक्षण होते हैं। तो इसमें भी हमें क्या है, रेस्टोरेंट्स के द्वारा उसके मानसिक बल को बढ़ाते हुए इनको दूर करना है। तो इन बल को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत बड़े प्रोटोकॉल दिए, वो प्रोटोकॉल अभी लास्ट में जाते जाते मैं बताऊंगा। इससे पहले कुछ औषधियां रह गई, जैसे कि च्यवनप्राश का प्रयोग, इसको सुबह शाम 1 चम्मच ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अवले और है, जैसे अगस्त खरीद की है, बादशाह अवले है, अगर किसी को जुकाम ज्यादा है तो चित्र खरीद की है। ठीक इसी प्रकार अगर कमजोरी जाता है तो अश्वगंधा अवले है। फिर जो है हमारे पास अश्वरिष्ठ में अगर किसी को सांस फूल नहीं तो कनकाशव है। कनकाशव को बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बिल्कुल चुटकियों में इसका अच्छा मतलब इसको रिजल्ट मिलता है। इसी तरह भस्मों में मैंने बता दिया, पिष्टी में बता दिया, और ड्रॉप में आजकल करकुमिन के ड्रॉप आते हैं, तुलसी के ड्रॉप आते हैं। इसी प्रकार अगर ग्रेन्यूल में लेना हो तो हरिद्रा खंड आता है। तो औषधियों की बात बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन एक फार्मूला बहुत सटीक है, वो ये है कि षडंग पानी। षडंग पानी में कहते हैं आपको मुस्ता परपट को उसीर, मतलब मुस्ता परपट उसीर, चंदन नागर, चंदन नागर, चंदन कहते हैं, चंदन नागर कहते हैं सौंठ को। तो 6 औषधियों के द्वारा सुगंध वाला
6 औषधियों के द्वारा हम जो है सारी औषधियों को 2-2 ग्राम लेते हैं, 12 ग्राम औषधि हो गई। इसको 64 गुना, ठीक, 64 कप पानी में अर्थात 750 ml पानी में इसको हम उबाल लेते हैं और आधा छोड़ देते हैं, 325 ml पानी। इस पानी को रख लेते हैं और इस पानी को आधा आधा कप हर 2 से 3 घंटे पे पिलाते रहना। ये बुखार उतारने की, सर दर्द की बिल्कुल अचूक दवाई है। अचूक माने बस प्रयोग की जरूरत है। इससे जो रोगी की फटीग, उसकी, इसके लिए लिखा है चरकने, क्या लिखा है, आपको चरक में झाँकने की जरूरत है। सरस शीतम जलम दद्दात, पिपासा ज्वर शांत है। पिपासा माने प्यास खत्म होती है, ज्वर शांत होता है और बहुत अच्छा लाइट महसूस होता है, सारे आम दोष पच जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि इसके अलावा जो मानसिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, हमारी ऑक्सीजन डाउन हो जाती है। ऑक्सीजन जो कैपेसिटी हमारे स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करती है। आज जो हर आदमी ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन तो दुनिया में भरी पड़ी है। हमारे यहाँ तो विष्णु पादाम्बर कहा है, विष्णु पादाम्बर कहा है कि भगवान विष्णु जी की चादर है। पालक, विष्णु पालक भगवान कहते हैं, सारी दुनिया के पालक हैं। लक्ष्मी गवर्न करती है, विष्णु पालन करते हैं। तो उनको याद करना है, उनको याद करके सांस खींचनी है। तो इसके लिए 5 चीजें हैं। योगा का प्रोटोकॉल आयुष डिपार्टमेंट ने दिया है, 30 से 45 मिनट का करना है, लेकिन 5 मैं पावर बता रहा हूँ, 5 शक्तियां हैं, उनको बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 5 पावर है। पहली पावर है पोज। पोज कहते हैं आसन को। तो आसन ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि नहीं 1 घंटा ये करो, 1 घंटा ये करो, आधा घंटा ये करो। योग दर्शन में लिखा है पतंजलि में, स्थिर सुखम आसनम, जहां पर स्थिरता रहे, सुख रहे, वो आसन है। ये खत्म हो जाए तो आसन नहीं रहा, फिर उसका कोई लाभ नहीं। और व्यायाम कितना करना चाहिए, बलाढ़, जिसमें आपकी जो है माथे पे पसीना ना आए और जो है नथने आपके एलर निजाई के मूवमेंट होने लगे, बस वहीं पे रुक जाइए। तो इस आसन में 2 आसन बहुत लाभदायक हैं कोरोना की कंडीशन में, जो मैं अपने अनुभव से मैंने अर्जित करे हैं, वो आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। वो आपका है शशांक आसन। आज सारी दुनिया जो है प्रोनिंग कर रही है। अरे आप योग में झांक के तो देखिए, शशांक आसन का क्या रोल बताया। आज कंजेस्टिव हार्ट, कार्डियक फेलियर का, चाहे WHO की गाइडलाइन हो, कोई भी गाइडलाइन हो, इसमें टॉप पोजीशन पे हार्ट रहता है। आप गूगल करिएगा शशांक आसन के लिए, और शशांक आसन वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन फॉर जो है सांस के लिए, हार्ट के लिए। इसमें क्या होता है, 25% जो लंग्स की जो एल्वोलाई होती है, जो बैक में रहती है, जो कि इमरजेंसी में, जैसे घर में चीनी होती है ना, खत्म हो जाए तो गृहिणी तब भी कुछ रखे रहती है कि कभी खत्म हो जाए तो एकदम से चाय बन जाए। तो ऐसे ही जो है ऊपर वाले ने आपके रिजर्व में कुछ 25% स्पेस दिया हुआ है। और सीटी स्कैन हम लोग करते रहते हैं कि कुछ हुआ नहीं, कोरोना हुआ नहीं, मरीजों के फोन आने लगते कि डॉक्टर साहब वो सीटी स्कैन कराना है, फिर 3 दिन बाद फिर करा लूं। अरे भाई, एक सीटी जो है 300 एक्सरे के बराबर एक्सपोजर रखता है। तो जब तक आपके डॉक्टर नहीं कहें तब तक सीटी मत कराइए। और सीटी कुछ नहीं है, सीटी तो मेरा इमेज है। एक कमरे में पानी भरा है, आप फोटो खींचोगे तो पानी दिखेगा कि नहीं दिखेगा। उसका ड्रेन का पाइप हमने क्लियर कर दिया, पानी चला जाएगा, फिर फोटो खींचोगे तो साफ दिखेगा। तो सीटी स्कैन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सीटी स्कैन में क्या है, लंग्स को 25 भागों में बांट दिया, और जिस भाग में इन्फेक्शन है या सूजन है या पानी भरा हुआ है या निमोनिया है, उसको उसने कह दिया कि इतने भाग में ही इन्फेक्शन है। तो लोग इसमें टेंशन ले जाते कि 18/25 आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे भाई, ये चिंता डॉक्टरों पे छोड़ दो। आप तो जो है भगवान का नाम लो, और डॉक्टरों की जरूरत होगी तो वो कराएंगे। तो इन सब से बचना है, जब डॉक्टर कहें तब काम करना है, उनके आज्ञा को मानना है, जिसको आयुर्वेद में कहा गया है कि भिषक बस, डॉक्टर की सुनिए मानिए। तो दूसरी पोजीशन है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही बढ़िया है, और सूर्य जो है बात को, कफ को हरता है, और ये बात कफत ज्वर जो है वायरल जितने भी होते हैं बात कफत ज्वर में आते हैं। तो इसीलिए सूर्य नमस्कार वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम। इसके अलावा दूसरा पी है प्राणायाम। कहते हैं प्राणयति जीवेति इति प्राणा, जो प्राण के हमारे एक्सपेंड करे, लाइफ को एक्सपेंड करे, सांसों को विस्तार करे, वो प्राण है। ऐसी प्राणवायु है। तो प्राण के हमारे यहाँ 12 स्थान बताए हैं, प्राणायतन भी बताए हैं, लेकिन प्राणायाम के लिए सूर्य विधि, बहुत सारे प्राणायाम आपने सुने होंगे, आप ये सुनिए और याद करिए। और सारे मैं मेडिकल ऑफिसरों से कहना चाहता हूँ कि सूर्य विधि प्राणायाम को करिए और इसका चमत्कार देखिए। इसमें कुछ नहीं करना, लेफ्ट नाक को बंद करना है और राइट से सांस लेना और छोड़ना है।
अक्सर लोगों को बताते हैं तो सुनते तो लोग हैं नहीं ध्यान से, और दिमाग में प्री थॉट रखते हैं, फिर लेफ्ट राइट करते हैं। वो नहीं करना है, वो अनुलोम विलोम, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, आपने सूर्यवेदी करना है। लेफ्ट को बंद रख के राइट से सांस लेनी, राइट से ही छोड़नी। तीसरी है प्राण मुद्रा। जिस उंगली से हवन करते हैं, बीच की दोनों उंगली और अंगूठे को पकड़ के जब भी कोई काम जहाँ पे आपके हाथ का काम नहीं है उसमें बैठे रहिए। इससे आपके प्राणों का संचार बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती है। और ये आप सुनी सुनाई बात नहीं है, आप करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे 5 मिनट तो आप 10 मिनट करिए, और फिर उसको डेली 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे। आप अगर 3 घंटे टीवी देखते हैं तो ऐसे बैठे हैं तो क्या दिक्कत है? आपका कुछ जा रहा है क्या? लेकिन इतना मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप करोगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आप और 4 लोगों को बताओगे ये डॉक्टर साहब ने बताया, बड़ा अच्छा अनुभव। तो ये अनुभूत चीजें हैं। आप अगर अच्छा लगे तो करिए, और अगर अच्छा लगे दूसरों को बताइए। इसी तरह जो है चौथी चीज है जिसको कहते हैं प्रोनिंग या पामिंग। प्रो में अगर ऑक्सीजन की कोई समस्या आ रही है घर में, आपको लग रहा है कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, घर में ऑक्सीमीटर रखिए, तो उल्टा लेटिए। उसके लिए बहुत सारे आपको गूगल करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगी। एक बालासन बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बालासन में बैठिए। इसके अलावा पामिंग में क्या होता है, स्ट्रेस खत्म करने के लिए, पित्त को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हाथ को रगड़िए, हाथ जब गर्म हो जाए तो किसी भी सॉलिड बेस पे रख के ऐसे बैठना। इससे पित्त खत्म होता है, ताप शांत होता है, दिमाग की टेंशन खत्म होती है। और जो कंप्यूटर पे काम करते हैं और आजकल जो है लॉकडाउन में जो अवेल कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, और अक्सर ये मोबाइल सिंड्रोम एक अभी भविष्य में रंजन जी आने वाला है। अच्छा, अभी हमें लगता है उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो मोबाइल सिंड्रोम के लिए कामिंग वन ऑफ द बेस्ट पावर। ये मैंने 4 पावर बताई। अब 5वीं पावर होती है प्रे। 5वीं पावर क्या होती है? प्रे, प्रार्थना। प्रार्थना जब अकेले करते हैं तो अलग बात होती है, और जब 11 लोग एक साथ करते हैं तो अलग बात होती है। अगर आपको इस प्रार्थना का चमत्कार देखना है रंजन जी, तो अपने घर में जो है, हम तो वो काम बताते हैं जो कभी अनुभव किया हो, ऐसे पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, पढ़ते हैं फिर उसको अनुभव करते हैं। तो आप जो है बैठ के, परिवार के सारे साथ बैठ के 11 बार ओमकार का जप करिए। अगर आप किसी दूसरे धर्म और किसी उससे रखते हैं तो आप अपने इष्ट को, अपने सिख हैं तो अपने जो है गुरु गोविंद जी को, या जो भी हमारे इष्ट हैं उनको आप अपनी निष्ठा के हिसाब से, अपनी समर्पण के हिसाब से आप तय करिए और उसको याद करिए। जैसे अब हमारा ओम में विश्वास रखते हैं तो ओमकार का जब 11 बार करिए, और ये देखिए सांस की कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा व्यायाम है। मेरे साथ सभी लोग करेंगे। रंजन जी आप भी करिए, डॉक्टर सुषमा जी। सांस को लेते समय टंग से रोल करते, मतलब मधुर आवाज आनी चाहिए संगीत में, नाद की तरह। और जब सांस जब छोड़नी है तो वो लेने का रेशियो, छोड़ने का रेशियो डबल होना चाहिए। शुरू में नहीं होगा, लेकिन शुरू में आप इतना ही करिए कि बस ओम करिए, अपने आप जब सामूहिक रूप से करेंगे तो रिदम बन जाएगी। तो ये जो है पावर मैंने बताई, और पावर जो है हमें परमार्थ की ओर ले जाती है, हमें जो है परिश्रम की ओर ले जाती है, हमें चमत्कार की ओर ले जाती है, और हमें जो है मुसीबतों से पार कराने की ओर ले जाती है। तो प्रार्थना जो है, कहते हैं इतनी मन की शक्ति देना कि विश्वास कमजोर होना। तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कोरोना महामारी से जल्दी निजात मिले। और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं रंजन जी, तो इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। किसी का हो तो पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, जो बात में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव कुरेले जी। कुछ प्रश्न उपजे थे। डॉक्टर शाहिद हैं टनकपुर से, मेडिकल ऑफिसर हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या इसमें? हाँ जी बोलिए। उन्होंने जो प्रश्न पूछे थे उनको लगभग उनके सारे उत्तर आपके वक्तव्य में समाहित हो गए हैं, और वो मुझे लग रहा है बीच में कहीं छोड़ के चले गए, लेकिन जब वो बाद में सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनको उनके उत्तर मिल जाएंगे। उन्होंने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन जो होती है कोरोना की,
उसका जो व्यवस्था पत्र पूछा था वो आपने अपने उद्बोधन में, अपने वक्तव्य में पूरे विस्तार से बता दिया है। और चूंकि प्रेजेंटली ही इज एब्सेंट, तो बाद में वो जब उसको सुनेंगे इस लेक्चर को, तो उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और बाकी हमारे कुछ मित्र हैं बिहार की धरती से, डॉक्टर दिनेश हैं, नेहा मलिक हैं, राहुल शर्मा हैं। इन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है आपके लेक्चर को। बड़ा कम समय में अधिक से अधिक विस्तार देते हुए आपने अपने भावों को, अपने बात को रखा है। हाँ जी, बता रहे हैं, जब कभी पल्स डाउन होने लगे, नाड़ी जाने लगे, नाड़ी चलने लगे, रोगा प्राण शरीरस स्थानम परिच्छेद नाड़ी मुख्य मलम विद्या शब्द स्पर्श दुर्गा तरीके से रोग की परीक्षा करें, रोगी की परीक्षा करें, इस तरीके से उसमें परीक्षा करें और उसके आधार पर हम स्थिति पर नियंत्रण रखें। तो अगर कभी मान के चलिए ऐसी कंडीशन ऐसी पल्स जाने लगती है, कोई समस्या आ जाती है, तो हाथ पैर जो है ये वायु के सबसे अच्छे स्थान है। आप जो है मालिश कर रहे हैं, कोई तेल ले लीजिए, चंदन वाला लाक्षादी तेल आता है, चंदन वाला लाक्षादी तेल कराएंगे तो आप विश्वास मानिए आपके वाइटल्स इंप्रूव होंगे। अगर आप चंदन वाला लाक्षादी तेल की हाथ के पैर के मालिश कराएंगे तो आपके वाइटल्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। और मरीज को इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो आपको देख के सही होगा। अगर आप देंगे डॉक्टर या देंगे फैमिली, अगर आप दिशा में खड़े हैं तो मरीज को वो रिफ्लेक्शन जा रहा है। तो मरीज को विश्वास दिलाना है कि नहीं, हमने आपने 100 साल तक जीना है, और उनको बताना है जो भी घर में बीमार है तो अभी आपकी आयु पूरी नहीं हुई है, अभी आप मत दवाइए, आप ठीक हो जाएंगे। जीवेम सरदम सता, 100 साल तक हमने जीना है और जिलाना है, लेकिन ये हमारे कोने में वो विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास तब आएगा जब हम प्रार्थना करेंगे। 5 जो पी बताए हैं उनका पालन। एक हमारे वैद्य हैं, वैद्य मुकुल पवार जी, उनका प्रश्न है कि ज्वर में क्या अनुवासन बस्ती दे सकते हैं? अब ये पंचकर्म का विषय हो गया है। देखिए ऐसा है कि हम कर तो सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में पंचकर्म को हमने मतलब अगर आपके पास कोई स्किल डॉक्टर है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर घर, क्योंकि होम केयर हो रही है और घर में ये संभव नहीं है कि वो अपने आप कर पाए, उसके लिए अनुचर चाहिए, दक्ष अनुचर जो लिखा हाइजीन की। तो मुझे लगता है कि घर पे ये पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर किसी सेंटर में कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सकता है। मुझे लगता है वैद्य मुकुल पवार जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। निश्चित रूप से बड़ा ही सारगर्भित उद्बोधन दिया है डॉक्टर राजीव पुरोहित जी ने, हरिद्वार उत्तराखंड की धरती से। उनका वक्तव्य निश्चित रूप से बड़ा प्रभावकारी रहेगा, ऐसा मैं जानता हूं और मानता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद एक सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवेम शरदा शतम, यानी कि 100 वर्ष तक स्वस्थ तरीके से रहने की एक जीवन पद्धति है कि हम 100 वर्ष तक कैसे स्वस्थ हम अपने आप को रख सकते हैं। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में तमाम दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, और बीमारी को रोकने के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश हैं। अगर हम उनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य है कि प्रोजनम चायस स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। आयुर्वेद का उद्देश्य ही यही है। पहला उद्देश्य तो उसका यही है कि व्यक्ति को बीमार ही ना होने दिया जाए, और अगर किसी मिथ्या आहार विहार आदि के कारण से अगर वो बीमार हो भी गया है तो उसमें बहुत सारी हमारी व्यवस्था पत्र हैं, बहुत सारी संसाधन है, बहुत सारी युक्तियां हैं, बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे उनके योग हैं, जिनके माध्यम से हम उसके रोग का निवारण कर सकते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी सिंह जी आ गई हैं। जब लोग एडमिट हैं वो SpO2 इंक्रीज करने के लिए एलोपैथी के साथ साथ क्या दे सकते हैं? डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, आप लेट थी और इससे पहले डॉक्टर राजीव पुरोहित ने इस पर काफी कुछ बोला है, और मैं समझता हूं कि अगर आप, ये चूंकि रिकॉर्डेड है, आप भी जानती हैं,
तो अगर आप उनको दोबारा जब सुनेंगी तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति स्वार्थी होना चाहिए। सबसे पहले वो अपने स्वास्थ्य की कदर करे, उसके बाद उसको दुनियादारी देखनी चाहिए। सब कुछ छोड़कर अपने शरीर की रक्षा करने का एक करना चाहिए, ऐसा हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। और चूंकि समय काफी हो चुका है, 53 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट बचे हैं हमारे इस कार्यक्रम के, तो मैं कुछ बहुत जल्दी जो आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा, क्योंकि आयुर्वेद हम सब लोग जानते हैं 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है और ये रोग विशेष पर काम नहीं करती है। इसका जो प्रयास होता है वो समन्वित प्रयास होता है, सर्वतोभावेन प्रयास होता है। मतलब चारों तरफ से व्यक्ति को कवर करती है, उसकी प्रकृति का निर्धारण करते हुए, उसके जो दोष संकल्पना है उसको कंसिडर करते हुए चिकित्सा करती है। तो ये सारी समस्याएं ना आए तो इसमें दिनचर्या का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। वो मैं बहुत जल्दी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट शेष हैं, सबके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, यानी कि जब तक सूर्योदय हो, सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व, मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास, 4 से 4:45 का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय अगर व्यक्ति उठता है तो जागरण करता है तो उस समय हम सब लोग जानते हैं कि वातावरण बहुत शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी शुद्ध होती है, और उस समय जब अगर वो उठता है तो निश्चित रूप से उसका पूरा दिन जो है वो तरोताजा रहता है। इसके बाद कहा गया कि दर्पणम प्रचक्षेत, उठने के तुरंत बाद व्यक्ति को दर्पण देखना चाहिए। दर्पण देखने के पीछे आशय ये है कि हमारी कोई भी अगर शारीरिक या मानसिक व्याधि है तो उसका प्राकट्य उसके चेहरे से होता है। तो अगर हम जब सुबह दर्पण देखते हैं, दर्पण देखने के पीछे आशय यही है कि अगर कोई भी हमारे शारीरिक या मानसिक व्याधि है तो हमें उसका अंदाजा लग जाएगा और हम उसके प्रति अपने आप को सजग रख सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि उषापान, हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं उनका जो प्रमाण है वो 8 अंजलि माना गया है। हम अपनी 8 अंजलि जल लेकर और उसको अगर हम इकट्ठा करते हैं लगभग 2.5-3 गिलास के आसपास बनता है। वो उष्ण जल अगर हम सुबह सुबह पीते हैं तो वो पूरे शरीर में, हमारे शरीर में व्याप लेते हुए पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर देता है। उसके बाद शौचादि कर्म करने के पश्चात हम लोगों को दंत धावन, आचमन आदि की क्रिया बताई गई है। आजकल तो लोग ब्रश वगैरह यूज करते हैं, पहले समय में जब लोग ब्रश नहीं हुआ करते थे तो हम लोग नीम की, बबूल इत्यादि की, करंज की दातून यूज किया करते थे और 100 वर्ष तक हमें दांतों की कोई परेशानी ही नहीं हुआ करती थी। अब आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कहीं दांत में दर्द हो रहा है, कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसी तमाम व्याधियां जो है उनको दांत से संबंधित होती रहती हैं। इसके बाद हम लोगों को कहा गया गंडूस और कवल धारण करना। मतलब ये जो गंडूस है, जिसको हम आजकल गार्गल के रूप में कहते हैं कि भाई गार्गल कीजिए संदर्भ नमक डाल के या बीटाडीन डाल के या स्फटिक डाल के या हल्दी पाउडर डाल के। जब बीमार हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं सब लोग गार्गल करें, गरारे करें। ये हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। अगर ये हमारी दिनचर्या में शामिल है तो निश्चित रूप से इस तरीके के ये कोविड वायरस का कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे जो है शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके बाद मुख और नेत्र प्रक्षालन की बात आती है। नेत्र प्रक्षालन इसलिए कहा गया कि हम लोगों को मुंह में पानी भर के, मुंह फुलाकर और फिर पानी के छींटे मारने चाहिए। तो पानी जो हमारे आंखों का कोई ताप अगर बढ़ गया है या आंखों में कोई परेशानी है, कोई दृष्टि दोष आ रहा है, कोई किसी भी तरीके की समस्या अगर हो रही है तो हम नेत्र प्रक्षालन करने से वो चीज जो है वो दूर हो जाती है। पहले हम लोग, उसके बाद अंजन कर्म कहा गया है कि हम आंखों में काजल इत्यादि लगाने के लिए बोला गया। अब तो खैर कोई नहीं लगाता है। आंखों में काजल वगैरह लगाने से भी हमारे जो आंखों की ज्योति है वो लंबे समय तक बरकरार रहती है।
आजकल हम जो नस नस की बात कर रहे हैं, ये भी हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। प्रतिमर्श नर्स, जिसको अभी डॉक्टर राजीव कुरेली जी ने बताया कि षडबिंदु तेल के माध्यम से, या अणु तेल, या फिर सरसों का तेल, या नारियल का तेल, या फिर देशी घी, गाय का देशी घी इत्यादि, इनको किसी रूप में ये प्रतिमर्श हम लोग नर्स ले सकते हैं। और इसके बाद धूम्रपान की भी व्यवस्था की बताई है हमारे आयुर्वेद में, लेकिन वो धूम्रपान बिल्कुल नहीं है जिसको हम सिगरेट के रूप में या और किसी माध्यम से लेते हैं। वो औषधियों का कल्क बनाकर और उनकी बढ़ती बनाकर धूम्रपान लिया जाता था। जो हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, अगर हम वो औषधीय धूम्रपान लेते हैं तो हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जितने भी हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद व्यायाम, अगर हम प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर को दे रहे हैं, वो चाहे हम योग के माध्यम से दें, चाहे हम प्राणायाम के माध्यम से दें, चाहे हम मॉर्निंग वॉक के माध्यम से दें, व्यायाम हमें 1 घंटा अवश्य करना चाहिए। बलार्ध व्यायाम भी डॉक्टर राजीव कुरेली ने बताया था कि अपने बल का आधे तक का जो है व्यायाम हम लोग अगर करते हैं, और तो निश्चित रूप से हमें कोई भी बीमारी शारीरिक और मानसिक नहीं हो सकती। व्यायाम के बाद हमारा जो अगला है क्षौर कर्म हमारी शारीरिक जो बाह्य शुद्धता का परिचायक है। हमें देखना चाहिए कि हमारे नाखून ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, अगर बड़े हैं तो तुरंत उनको काटना चाहिए। समय समय पर हमारे बालों को हमें कर्तन करते रहना चाहिए। ये सब क्षौर कर्म के अंतर्गत आता है। और प्रतिदिन हमको इसके बाद अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग हम सरसों के तेल से कर सकते हैं, तिल के तेल से कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो स्किन में होता है ब्राजिक पित्त है, वो सामान्य होता है। हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। वो अगर कहीं पर उनमें कहीं कोई रुकावट है तो वो सब खुल जाती हैं, और जो रक्त प्रवाह है वो सब नॉर्मल हो जाता है। शरीर परमार्जन के लिए उद्वर्तन और उद्घर्षण, ये सब प्रक्रियाएं बताई गई हैं। अपने हाथों से शरीर की मालिश करना, या चूर्ण आदि से अपने शरीर की मालिश करना, जिससे हमारा जो स्किन है वो टोन अप रहती है, या हमारे स्किन में जो रोमकूप बंद हो जाते हैं डस्ट इत्यादि से, वो सारे उसकी सफाई वगैरह हो जाती है। स्नान भी हमको प्रतिदिन करना चाहिए। स्नान करने से हमारी जो क्षुधा बढ़ती है, मानसिक जो है कांति बढ़ती है, और शारीरिक और मानसिक जो ऊर्जा उसमें बनी रहती है। स्नान के बाद बताया गया है कि अनुलेपन इत्यादि करना चाहिए। अनुलेपन का मतलब हमको तिलक, चंदन का तिलक इत्यादि धारण करना चाहिए, पुष्प वगैरह धारण करना चाहिए, ताकि उसकी सुगंध से हमारा पूरा जो दिन है वो सामान्य बना रहे। और उसके बाद वस्त्र धारण में हमें मौसम के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल वस्त्र धारण करना चाहिए। ये सब कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं दिनचर्या में। अगर हम सबको अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आज ये कोरोना की नई बीमारी आई है, कल और 1000 तरीके की बीमारियां आएंगी। कोरोना से ही नहीं, उन सब से अपने आप को हम बचा सकते हैं अगर आयुर्वेद में दिए गए दिशा निर्देशों का अगर हम लोग पालन कर रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ कुछ प्रश्न आए हैं। रमन जी, हाँ जी, हेलो, आपको में को जोड़ना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। एक दिनचर्या के लिए बहुत ही अच्छा है, और पिछले 15 सालों से मैंने काफी सारे मरीजों को करवाया है। इसमें क्या है कि तुलसी के 12 से 15 पत्ते लें सवेरे, और सवेरे उठने के तुरंत बाद 1 या 2 काली मिर्च, 1 काली मिर्च की करें, 2 काली मिर्च को फर्दर आगे ले जाएं 1 महीने बाद, चबा के सारा जो लार बनती है उसको निगल जाए, और ऊपर से 2 गिलास पानी पिए। और इससे बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, लिवर स्टिमुलेट होता है, और तुलसी के गुण होते हैं विषम में, जंतु में, एंटीवायरल, एंटी फीवर और एडेप्टोजेनिक, माने स्ट्रेस को भी खत्म करता है। तो ये डेली के लिए बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको कि हम सवेरे लेते हैं तो हम बहुत सारी जो सीजनल बीमारियां हैं उनसे बचे रहते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे ये करने के लिए बिल्कुल। हमारे वैद्य मुकुल पवार जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि पिपल्यासव का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में कितना रोल है, तो बताएं डॉक्टर साहब।
कनकासा बेस्ट है? वैसे वो पिपली, भूख बढ़ाने के पिपलासम में लिए, पिपली है और पिपली उष्ण वो भूख, उष्ण है वो। नहीं वो भूख बढ़ाती है, भूख बढ़ाने के लिए बेस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। भूख बढ़ाने के लिए, सुबह सांस के सुबह लिए मॉर्निंग में। कनकाशा हो या कनकारिस, हम्म। कनकाशा हो या कनकारिस, और पिपलाशा आपकी भूख बढ़ाने के हाँ लिए बहुत अच्छा निश्चित है। रूप से प्रोटोकॉल में और अनुभव में कनकासा भी ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है और उसी का प्रयोग करना चाहिए। और उनका एक और प्रश्न है, सुबह सुबह देखिए मॉर्निंग में 2 गिलास पानी पीना सही रहता रंजन है जी, क्या? हाँ जी। रंजन जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 4 औषधियां नोट कर लीजिए। सोमलता, सोमलता, भारंगी, कचूर, मुलेठी और हल्दी। ये जैसे एलोपैथी में स्टेरॉइड की तरह रोल होता है इनका, जब कोई सांस कंट्रोल नहीं होती सालबुटामॉल देते हैं, डेरिफाइलिन देते हैं, डेक्सा देते हैं, और कुछ नहीं होता एपोलिन जोड़ते हैं, फिर हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन ये आयुर्वेद के ये स्टेरॉइड है, आप ये मान लीजिए, और इसको शास्त्रों ने प्रूव करा। हल्दी में करकुमिन होता है, करकुमिन इज द वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसरस प्लांट स्टेरॉइड, बिल्कुल। है ना। तो आप जो है बस धन्वंतरी जी को याद करिए, बस उन पर विश्वास करिए और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान सारी मेरी तपस्या जिंदगी भर का कोई भी अच्छा काम कराओ, इस मरीज के स्वास्थ्य इनके जीवन देने पे लगा दीजिए। आप ऐसी जब प्रार्थना करेंगे तो देखिए आपकी वही चिकित्सा कर्म आपका सिद्धि कर्म बन जाएंगे और आप सिद्ध चिकित्सक बन बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रार्थना का बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है। मैं समझता हूँ कि मुकुल पवार जी, उष्णोदक की बात हमने रखी थी, 2 गिलास गुनगुना पानी पीना बहुत ही समीचीन रहता है और इससे अग्नि मंद नहीं होती, इससे अग्नि बढ़ती है। नहीं नहीं, सुनिए हाँ जी। रंजन जी, हाँ जी। महर्षि सारंगधर ने लिखा है, महर्षि सारंगधर ने लिखा है, श्लेष्म बात में तक मेद मेदग्नो, मतलब श्लेष्म को यानी कफ को, बात को और मेद को खत्म करता है। फिर क्या करती है, बस्ती शोधनम दीपनम, ये उष्ण जल के बारे में लिखा है। ये उन्होंने लिखा है मध्यम खंड अध्याय 2 श्लोक 160। क्या लिखा है, श्लेष्म बात मेदग्नो बस्ती शोधनम दीपनम, काश जर काल श्वास ज्वर हरम, उत्तम उष्णोदक निशी, मतलब रात में उष्णोदक पीने से। लेकिन आप दिन में पियोगे तो ऐसा नहीं कि असर चेंज हो जाएगा, आप दिन में भी पी सकते हो, लेकिन रात में पीने का पर्पज ये था कि रात में गले में बहुत सारे फेरेंजाइटिस व्यक्तिगत रोग हो जाते हैं, ऐसे पीने के लिए रात में बेटर ऑप्शन है, लेकिन दिन में भी पिए तो वही फायदा करे। मतलब अग्निदीपन तो हमेशा रहना है। और इसके लिए बनाने के लिए सारंगधर ने विधि बताई है कि उष्णोदक को सिद्ध उष्णोदक कैसे बनाना है। तो इसके लिए महर्षि सारंगधर ने लिखा है श्लोक 159 में मध्यम खंड के दूसरे अध्याय में कि उसको पानी को लीजिए, उसको छानिए, छानने के बाद उसको उबालिए, तो 1/8 भाग, 1/4 भाग और अर्ध भाग, अर्धशेष। तो जो अर्धशेष पानी है उसको सिद्ध उष्णोदक कहते हैं, और उस उष्णोदक के ये लक्षण है जो मैंने बताया। तो इनको आप जो है उष्णोदक को सिद्ध में कन्वर्ट करके इनका प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको अब कंक्लूड किया जाए, डॉक्टर प्रतिमा। जी हाँ डॉक्टर रंजन, थैंक यू डॉक्टर रंजन एंड डॉक्टर राजीव कुरेले, जो आप लोगों ने इस वक्त इस टॉपिक पे जो जानकारी दी है, यकीनन जो हमारे श्रोतागण हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन्हें यकीनन जो है इससे फायदा मिलने वाला है। और साथ में मैं एक चीज और बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने एक आयुष कोच ऐप है, और मैं सभी श्रोतागण से ये कहूंगी कि जो है उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको सभी एक्सपर्ट की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जिले वाइज, और आपके जो भी क्वेरीज होगी कोरोना से रिलेटेड या होम आइसोलेशन से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड, आपको वहां पे मिल जाएगी। आप किसी भी जिसको भी आप जिस चिकित्सक से बात करना चाहें, आप ट्रीटमेंट देना चाहें, उस प्लेटफॉर्म पे वो सब अवेलेबल है और आपको एंटरटेन करेंगे, आपको ट्रीटमेंट देंगे, आपकी क्वेरीज जितनी भी होगी उसको शांत करेंगे। और
इस समय जो पेंडेमिक है, जहाँ पे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, या आप लोग घर में ये सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ पूछें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आयुर्वेद से रिलेटेड आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करें। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से सारे राजकीय जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वहाँ पे आयुष किट आई हुई है, और उसमें जो है संस्मरणी वटीवारी, हमारा आयुष 64, आयुष काढ़ा, अणु तेल और तमाम तरह की औषधि इस वक्त हैं। और जो भी होम आइसोलेशन में है, वो हम उस पे आयुष कवच पे चिकित्सा अधिकारी से या कांटेक्ट करके स्थापित करके वो मेडिसिन जो है ले सकते हैं वहाँ पे। तो इस समय वो काफी कारगर है, और जो है इस का जो स्टेट गवर्नमेंट ने या आयुष डिपार्टमेंट ने जो ये कर रखा है, तो इससे आपको यकीनन फायदा मिलना चाहिए इसमें, और इसका फायदा उठाइए आप लोग। और पहले के जो 3 दिन है, जैसे डॉक्टर साहब राजीव कुरेले जी ने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि पहले के 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उसी को रोक लीजिए कोविड को, और सारा प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे आप होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, और इसमें कोई झिझक नहीं है। आप अगर 3 दिन में उसको क्योर कर लेंगे, तो आपकी जो सीरियसनेस है, जो कोविड आगे बढ़ रहा है, वो वहीं पर रुक जाएगा। और इस कोविड में यही है कि आप जितनी जल्दी इसको डायग्नोस करें, आइसोलेट हो जाए, अपने तक सीमित रखें, और 3 दिन जैसा प्रोटोकॉल ने बताया वैसा आप लोग कर लें, तो इस महामारी को रोकने में सहयोग हम सभी को मिलेगा। और जो है मैं साथ ही इस चीज को कंक्लूड कर रही हूँ, करना चाहूंगी इसको। डॉक्टर रंजन जी ने भी दिनचर्या को बहुत अच्छा बताया है, सभी लोग पालन करें इसमें, क्योंकि होम आइसोलेशन में अगर कोई पेशेंट है तो इन सब चीजों को अगर फॉलो करता है नियमता, तो यकीनन उसको जो है लाभ मिलेगा। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत रंजन